हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही बेहतरीन कोरियन एंथोलॉजी हॉरर मूवी को जिसका नाम है बॉडी पार्ट्स। तो मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर टोटल 6 स्टोरीज़ हैं, एक मेन स्टोरी है और 5 सब स्टोरीज़ हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि ये पांचों स्टोरीज़ मेन स्टोरी लाइन के अंदर जाकर जुड़ जाती हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और जो एंडिंग है वो तो आपका दिमाग ही घुमा कर रख देगी। और चैनल के ऊपर अगर नए आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट आने वाला है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम एक रिलीजियस ग्रुप को देखते हैं, या फिर यूँ कहें कि ये खुद को रिलीजियस माना करते थे, जिसके अंदर हम सी क्योंग को देखते हैं, जो कि एक जर्नलिस्ट है जो उस रिलीजियस ग्रुप को अनकवर करने आई थी। वो यहाँ पर अंडरकवर थी और वो इसकी मिस्ट्री को सॉल्व करने आई थी। वहाँ पर 5 और मेंबर्स होते हैं जो कि किसी फादर को उस रिलीजियस ग्रुप का गॉड मानते हैं, और इन सभी को एक एक करके उनको अपना गिफ्ट देना होगा। और यहाँ पर एक लेडी भी है जिसे सभी लोग मदर बोलते हैं। वो उन्हें एक रूम के अंदर लेकर जाती है। खैर, सी क्योंग का सीनियर होयोंग जो होता है वो उसे यहाँ पर लेकर आया था, और उस रिलीजियस ग्रुप के अंदर सी क्योंग ने होयोंग के कहने पर ही एक एप्लीकेशन दी थी, बेसिकली उसे ज्वाइन करने के लिए। और बदले में उन्होंने सी क्योंग को एक नोट दिया था जिसके अंदर लिखा था, द वन हु हियर द विश विल गिव हिज हार्ट एंड टेक द फादर्स हैंड। तो इसका मतलब यही था कि जो उसकी इच्छा को सुनेगा, सेक्रीफाइस देगा, उन्हें अपना दिल देगा, यानी कि अपनी लॉयल्टी और एक सेक्रीफाइस, उसके बाद ही वो फादर का हाथ थाम पाएगा और उसी की इच्छा पूरी की जाएगी। खैर, यहाँ पर होयोंग सी क्योंग को $10,000 एज अ गिफ्ट देता है। बेसिकली वो पैसे ऑफर करना चाहती थी फादर को, क्योंकि अभी तक हमें बाकियों के गिफ्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। खैर, फिर अंदर हम पहले गिफ्ट को देख पाते हैं और इस गिफ्ट के पीछे की कहानी को भी दिखाया जाता है। असल में यहाँ पर जितने भी गिफ्ट होंगे उसके पीछे कोई ना कोई कहानी है जो कि अंत में आकर आपस में कनेक्ट हो जाएगी। बेसिकली एंथोलॉजी हॉरर है, लेकिन यहाँ पर अच्छी बात ये होगी कि इसका कनेक्शन सारी स्टोरी का एक मेन स्टोरी के साथ होगा जो कि फादर से रिलेटेड है। अब यहाँ पर पहला आदमी अपना गिफ्ट देता है और पहली कहानी शुरू हो जाती है। इसका नाम है द रीक। इस एंथोलॉजी की पहली कहानी की शुरुआत के अंदर हम एक लेडी को देखते हैं जिसे कोई आवाज़ आ रही थी, और वो आवाज़ उसे किसी चीज़ को मारने के लिए बोल रही थी। ये सब आवाज़ें असल में एक परफ्यूम की बोतल से आ रही होती हैं, और वो आवाज़ों से तंग आकर अपने दोनों कानों को काट लेती है। और तब हमें उसकी बॉडी से एक स्प्रिट को निकलते हुए देखते हैं जो कि असल में डीमन था, यानी कि जो परफ्यूम था वो श्रापित था। और यही डीमन अब तक था जो कि किसी को मारने के लिए उसे बोल रहा था, लेकिन शायद से ऐसा हो नहीं पाया। खैर, अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम दाही नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो कि इस लेडी की नेबर है, जिसने खुद को अभी ख़त्म किया। असल में दाही और वो लेडी एक दूसरे को नहीं जानते थे, और दाही ने उस लेडी का कैबिनेट ऑक्शन में ख़रीदा था। और खैर, दाही एक नर्स बनना चाहती थी और उसने इसका एग्ज़ाम भी दे रखा था। अब इसके बाद में हम दाही और उसके बॉयफ्रेंड को देख पाते हैं जो कि दाही को छोड़ने के लिए उसके घर जा रहा था, लेकिन दाही उसे जल्दी से वहाँ से भेज देती है। और फिर वो उस कैबिनेट को अपने घर के अंदर लेकर जाती है जो कि उसने परचेज़ किया, और उसे उसके अंदर से ही वो परफ्यूम की बोतल मिलती है जो कि स्टार्टिंग में उस लेडी के पास भी थी, और तभी वो उस परफ्यूम को खुद के ऊपर स्प्रे कर लेती है। खैर, फिर वो उस बोतल को वहीं पर रखकर चली जाती है, और तभी हम उस डीमन को देखते हैं जो कि एक पर्पल कलर का सर्कल बनाता है, और वहाँ पर उसका फेस भी बना हुआ था। खैर, अगले दिन दाही जब अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार में बैठकर जाने वाली थी, तभी उसे ईमेल आता है कि वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई है और वो नर्स नहीं बन सकती। तभी वो डीमन दाही को पोजेस कर लेता है, और दाही को कार में से एक बहुत ही गंदी स्मेल आने लगती है। इसलिए वो पैदल काम पर चली जाती है, जहाँ पर उसकी कलीग्स उसका मजाक बना रही थी कि वो नर्स नहीं बन पाएगी। लेकिन जैसे ही दाही वहाँ जाती है उसे फिर से वही गंदी स्मेल आने लगती है, और इसलिए वो वहाँ से बिना कुछ बोले ही अपनी नाक को कवर करके जाने लगती है। और अब वो अपने घर आ जाती है, और अब उसे उस परफ्यूम के बिना सब चीज़ों में से गंदी स्मेल आ रही थी,
और ऐसे ही वो परफ्यूम की आदी हो जाती है और एक दिन परफ्यूम भी ख़त्म हो जाता है और वो जितना भी नहा ले उसके अंदर से स्मेल नहीं जा रही थी। और तभी वो बर्तन धोने वाले स्क्रबर से खुद को स्क्रैच करने लगती है, जिसकी वजह से उसकी स्किन छिल जाती है। फिर अब काफ़ी दिनों से दाही का कुछ अता पता नहीं था। इसके बाद में उसका बॉयफ्रेंड उससे मिलने जाता है, लेकिन अंदर उसे सब कुछ बिखरा हुआ मिलता है और अंदर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। इसलिए वो अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करके अंदर जाता है और अंदर उसे फ्लोर पर ढेर सारा खून और एक मांस का टुकड़ा मिलता है। वो डर कर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। तभी वहाँ पर दाही आ जाती है जिसने अपनी नाक काट ली थी और ये देखकर उसका बॉयफ्रेंड वहाँ से भागने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी वो डीमन दाही को बोलता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसके ऊपर हंस रहा था और अब वो दाही को उसके बॉयफ्रेंड को मारने के लिए बोलता है और तभी दाही एक ग्लास के टुकड़े से उस पर हमला कर देती है ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड का ही सेक्रीफाइस कर दे। लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड उसे बेहोश करके वहाँ से भाग जाता है। दाही ने उसे काफ़ी ज़्यादा घायल भी कर दिया था। तभी दाही का बॉयफ्रेंड 911 पर कॉल करता है, लेकिन इससे पहले कि वो लोकेशन बताता तभी दाही आकर उसे मार डालती है और वो डीमन उसे थैंक्स बोलता है, क्योंकि अगर वो नहीं आता तो सेक्रीफाइस पूरा नहीं होता। अब तभी प्रेजेंट टाइम के अंदर हम पहले पर्सन के गिफ्ट को देखते हैं, जो कि एक नाक थी और ये नाक किसी और की नहीं बल्कि दाही की होती है। आई बिलीव कि यहाँ पर जितने भी जो कल्ट के मेंबर्स थे, यानी कि ये कोई रिलीजियस ग्रुप नहीं था बल्कि एक सैटेनिक कल्ट होता है और वो खुद को रिलीजियस माना करते थे, क्योंकि उनके लिए तो डेविल ही उनका भगवान था। और आई बिलीव कि जो कल्ट वाले मेंबर्स हैं ना, इन्होंने ही शायद से ये सारे के सारे खून्स वगैरह किए हुए हैं सेक्रीफाइस करने के लिए। खैर, अब यहाँ पर सी क्योंग बाहर चली जाती है क्योंकि होयोंग उसे बार बार रिलीजियस ग्रुप के लोगों से बात करने के लिए बोल रहा था। वो चाहता था कि सी क्योंग उनका इंटरव्यू ले ताकि यहाँ के राज को वो अनकवर कर पाए। लेकिन बात रही सी क्योंग के बारे में तो वो अभी यहाँ पर इतना श्योर नहीं थी। खैर, अब इतने में ही उस ग्रुप का एक मेंबर वहाँ जाकर सी क्योंग को अंदर लेकर जाता है और अंदर दूसरा पर्सन अपना गिफ्ट ऑफर करता है मदर को। और एक और बात कि यहाँ पर कौन क्या गिफ्ट कर रहा है, ये चीज़ अभी सी क्योंग नहीं देख पा रही। खैर, इस बार गिफ्ट के अंदर आंखें दी जाती हैं और यहाँ शुरू हो जाती है दूसरी कहानी, जिसका नाम है द बॉय हु कैन सी घोस्ट। तो शुरुआत में हम एक ग्रुप को देख पाते हैं जिसके अंदर 3 लड़के और एक लड़की थी और इनका लीडर एक आदमी को बुली कर रहा होता है, क्योंकि उस आदमी ने ये कहा था कि वो भूतों को देख सकता था और इस आदमी को जो कि भूतों को देख सकता है उसका नाम जोनहो है। फिर वो ये कहता है कि वो उन सभी को भी भूत दिखा सकता है, लेकिन उसके लिए उसे एक रिचुअल करना होगा और इसके लिए उसे कुछ सामान चाहिए जो उसके घर पर मौजूद है। इसलिए वो लीडर अपने 2 साथियों को जुनहो के साथ भेज देता है और खुद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहीं रुक जाता है। फिर अब जुनहो अपने घर से रिचुअल के लिए कुछ चीज़ें और एक वाइन की बोतल ले लेता है घोस्ट को ऑफर करने के लिए और फिर वो लीडर के पास जाता है और रिचुअल को शुरू कर देता है और फिर वो उन चारों को उस वाइन को पीने को कहता है और लीडर की गर्लफ्रेंड जो होती है उसको छोड़कर बाकी तीनों वाइन पी लेते हैं। इसके बाद उन तीनों को कुछ अजीब सा होने लगता है और लीडर की गर्लफ्रेंड तो उतनी डर गई थी कि वो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वो तीनों बेहोश हो जाते हैं और जुनहो क्रीपीली हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। बेसिकली ये सारे के सारे लोग उसे बुली कर रहे थे, जिसके चलते उसने ऐसा किया। वो इन सभी को सबक सिखाना चाहता था। खैर, अब जब उन तीनों को होश आता है तब वो जुनहो को ढूंढने लगते हैं, लेकिन इस बार वो सच में भूतों को देख पा रहे थे और लीडर के एक साथी को एक शेमन का घोस्ट उसकी आंखें निकालकर मार डालता है और दूसरे साथी को एक लड़की का घोस्ट मार देता है जिसने खुद को फांसी लगाकर ख़त्म किया था। वो उसको भी सेम तरह से मार डालती है और उन दोनों को इस तरह से मरते देखकर लीडर डर कर भागने लगता है और वो उस रिचुअल वाली जगह पर आ जाता है जहाँ पर वो उन तीनों की बॉडी को देख पाता है, यानी कि उन तीनों की सोल कुछ समय के लिए उनकी बॉडी से बाहर आ चुकी थी और वो इसलिए घोस्ट को देख पा रहे थे। खैर, तभी वहाँ पर जुनहो भी आ जाता है और अब वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है और तभी वहाँ पर सभी घोस्ट जाकर लीडर के सर को क्रश कर देते हैं और उसकी आंखों को बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि दूसरा गिफ्ट कुछ और नहीं बल्कि फादर के लिए लीडर की आंखें होती हैं।
एंड समहाउ यहाँ पर ये जो मेंबर्स थे यही ये सब चीज़ें करवा रहे थे। खैर अब फिर से कहानी मेन टाइमलाइन के अंदर आती है, जहाँ सी क्योंग को दिखाते हैं, जो कि उस ग्रुप के मेंबर से पूछती है कि क्या गिफ्ट के तौर पर $10,000 ठीक रहेंगे। तब वो मेंबर सी क्योंग के नोट को चेक करता है, जो कि उन सब के नोट से बहुत अलग था, जो कि काफ़ी शॉकिंग भी था। खैर तभी वहाँ पर मदर आती है और वो तीसरे मेंबर को गिफ्ट ऑफर करने के लिए कहती है, और तीसरा गिफ्ट एक जीप थी। मीनवाइल सी क्योंग का बॉस बाहर से सब कुछ देख रहा था, लेकिन सिग्नल्स बीच में कट हो रहे होते हैं। और यहाँ पर शुरुआत होती है तीसरी कहानी की, जिसका नाम है exorcism.com, यानी कि ऑनलाइन एक्सोर्सिज्म होने वाला था। और शुरुआत में हम पार्क और मिन नाम की दो लड़कियों को देखते हैं, जो कि उनकी क्लासमेट को एक्सोर्सिज्म करने वाली थी। और ये मानना था कि उस लड़की ने अपने पिता और बहन को खुद को ख़त्म करते हुए देखा था। और उसके बाद उस लड़की को एक डीमन ने पजेस कर लिया, क्योंकि वो काफ़ी वीक थी, और अब वो उस डीमन को बाहर निकालना चाहते थे। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की एक रूम में बंद है, और मेन और पार्क उस पर कैमरा से ध्यान रख रही थी, यानी कि उसे कैमरा के ज़रिए वो देख रहे होते हैं। और एक दिन ऐसे ही पार्क जो होती है वो बाइबल के वर्सेस को रीड करने लगती है, और वो डीमन उस लड़की की बॉडी में से उसे छुप कराने की कोशिश करता है। और ये बात पार्क मिन को बताती है। मिन कहती है कि वो तो घर जा रही है, क्योंकि वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं थी, और वो घर के लिए निकल जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद पार्क देखती है कि रूम के अंदर वो लड़की मौजूद ही नहीं थी। लेकिन ये लड़की वापस से अपने रूम में आ जाती है और पार्क को दूर उठाकर फेंक देती है। उधर मिन पर भी वो डीमन हमला कर रहा था, और मिन एक जगह छुप जाती है। और जब पार्क बाइबल के वर्सेस को खोलती है तो डीमन बाइबल को ही बंद कर देता है। तभी वो डीमन उस लड़की के रूम के बिस्तर के नीचे से निकलता है, और वो पार्क को हवा में उठा देता है और उसका गला दबाकर उसे मारने लगता है। लेकिन मेन जो होती है वो बाइबल के वर्सेस को रीड करने लगती है। अब ये सब वो वीडियो कॉल पर ही कर रही थी, और दर्द में डीमन पार्क को छोड़ देता है। फिर यहाँ पार्क और मेन दोनों बाइबल के वर्सेस को रीड करने लगते हैं, और डीमन से वो उसका नाम पूछते हैं, और वो अपना नाम बता भी देता है, और वो डीमन उसके शरीर से निकल जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर उस लड़की की पोजेस हुई माँ आ जाती है, और वो अपनी बेटी को सीजर से स्टैब करके मार डालती है, ताकि पार्क और मेन उस डीमन का नाम ना पता लगा पाएँ। इसके चलते उस लड़की की माँ अपनी जीभ को ही काट देती है, और ये जीभ किसी और की नहीं बल्कि इसी लड़की की माँ की थी, जिसने कि अपनी ही बेटी का सेक्रीफाइस दे दिया। यानी कि जो फादर के लिए तीसरा गिफ्ट आया था वो जुबान थी, और वो जुबान इसी लड़की की माँ की थी। अब फिर से कहानी प्रेजेंट टाइमलाइन में आ जाती है, और हम देखते हैं बॉस बार बार सी क्योंग को फोर्स कर रहा होता है उन सभी का इंटरव्यू लेने के लिए। और सी क्योंग तो वहाँ पर आना भी नहीं चाहती थी, और बॉस उसे ज़बरदस्ती वहाँ पर लेकर आया था। खैर तभी वहाँ पर मदर आ जाती है, और वो चौथे पर्सन को अपना गिफ्ट ऑफ़र करने के लिए कहती हैं। और चौथा गिफ्ट काफ़ी बड़ा था, और चौथी कहानी का नाम है द फॉर्मर रेजिडेंस। ये कहानी है मिनवॉ की, जो अभी अभी एक नए घर में शिफ्ट हुई है, लेकिन उस घर के दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे। लेकिन उस घर में कोई और नहीं था, जो कि बहुत ही अजीब बात होती है। तभी कोई उसके घर के दरवाजे पर दस्तक देता है, और बाहर एक लेडी थी जो कहती है कि मिनहो घर में लगे हुए ताबीज़ों को ना निकालना। और वो बताती है कि वो वहीं पर रहती थी उससे पहले, और इसलिए तो इस कहानी का नाम है द फॉर्मर रेजिडेंस। लेकिन जैसे ही मिनवा दरवाज़ा खोलती है तो बाहर कोई नहीं होता, लेकिन तभी बाहर एक लेडी छुप कर उसे देख रही थी। खैर अब रात को भी मिनहो को घर से आवाज़ें आ रही होती हैं, इसलिए वो अपने नेबर के पास जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये आवाज़ें उसके नेबर के घर से आ रही हैं। लेकिन नेबर कहता है कि उसके घर में उसके अलावा कोई नहीं रहता, तो आवाज़ आने का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब इसके बाद में मीना वहाँ से चली जाती है, और रास्ते में जाते हुए उसे एक ओल्ड लेडी मिलती है, जो कि किसी तरह की चैंटिंग कर रही थी। और वो काफ़ी देर तक मिनवा के दरवाजे के बाहर खड़ी होकर चैंटिंग करती रहती है। ये देखकर मिनवा बहुत डर जाती है। खैर नेक्स्ट डे मिनवा ये सारी बातें अपनी कलीग को बताती है, और जब वो रात को घर वापस आ रही थी तब उसका नेबर उससे पूछता है कि क्या उसका घर ठीक है। ये सुनकर मिनवा को कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर अब रात को भी उसके साथ में अजीब व गरीब घटनाएं घट रही थी, और रात को उसे स्लीप पैरालिसिस भी हो जाता है।
और वो एक लेडी की घोस्ट को देखती है। फिर अगले दिन जब वो ये बात फिर से अपनी कलीग को बताती है तो वो मिनवा को एक रिचुअल करने के लिए बोलती है और वो भी सेम वैसा ही करती है। अब मिनवा रात को सोने से पहले हर एक रूम में जाती है और हर रूम के अंदर अपने वो क्लेम को शो कर रही थी कि ये मेरी जगह है। लाइक वो कुछ ऐसा कहती है कि मेरा नाम मिनवा है, ये मेरा बाथरूम है, ये मेरा किचन है, मेरा बेडरूम है। और ऐसे ही वो एंड में अपने घर के दरवाजे के सामने जाती है और सेम चीज़ बोलती है कि अगर कोई घोस्ट है तो वो आंसर करे। तभी वही लेडी जो कि वहाँ पर रहती थी वो दरवाजे पर दस्तक देने लगती है और कहती है कि कुछ भी हो जाए मिनवा, तुम यहाँ पर ताबीज़ को मत हटाना। यहाँ पर मिनवा बहुत डर जाती है और दरवाज़ा खोल देती है और ऐसा करने से उसकी कलीग ने उसे मना किया था। खैर अब वो लेडी अंदर आती है और सारा घर देखने लगती है और देखती है कि सभी ताबीज़ अपनी जगह पर है। खैर वो लेडी मिनवा को बताती है कि उस घर में मर्डर हुआ था, यानी किसी ने यहाँ पर किसी का सर काट कर उसे ख़त्म कर दिया था। खैर जैसे ही ये बात वो लेडी मिनवा को बताती है वैसे ही घर की लाइट फ्लिकर होने लग गई थी और वो लेडी वहाँ से बाहर भाग जाती है और उसके पीछे मिनवा भी बाहर आ गई थी और बाहर उसे वही ओल्ड लेडी मिलती है और मिनवा बताती है कि एक लेडी उसके घर में आई थी और उसने बोला कि वो उसके रूम में रहा करती थी। अब वो लेडी बताती है कि जो लेडी मिनवा के रूम में आई थी वही तो भूत है और वो मिनवा को जल्दी से जाकर सभी ताबीज़ों को हटाने के लिए कहती है और उन्हें जलाने के लिए बोलती है और मिनवा भी ऐसा ही करने लगती है। लेकिन उसने तब तक बहुत देर कर दी थी क्योंकि ताबीज़ पूरे घर की दीवारों पर थे और इन्हीं ताबीज़ों की वजह से वो लेडी की स्पिरिट वहाँ पर थी, यानी कि जो अभी उसके घर के अंदर आई थी। बेसिकली इन ताबीज़ों से वो जुड़ी हुई थी, उसकी शक्तियाँ उन्हीं ताबीज़ों से थी। अब यहाँ पर वो लेडी का घोस्ट आकर मिनवा को मार डालता है, वो उसके सर को उसकी बॉडी से अलग कर देता है। तभी हम प्रेजेंट टाइम के टाइमलाइन के अंदर देखते हैं तो हम चौथे गिफ्ट को देखते हैं जो कि कुछ और नहीं बल्कि मिनवा की बॉडी का नीचे वाला हिस्सा होता है। खैर अब बॉस खुद अंदर जाकर सब कुछ देखने लगता है क्योंकि उसको सी क्यों की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था और तभी एक ग्रुप की मेंबर उसे देख भी लेती है। वो सबको सारी बात बता देती है और जितने में ग्रुप के मेंबर्स बाहर थे इतने में ही सी क्योंग पांचवें मेंबर का गिफ्ट देखती है जो कि खून से भरा हुआ एक कंटेनर था। और यहाँ पर अब पांचवी कहानी शुरू हो जाती है और पांचवी कहानी का नाम है द स्ट्रिंग। तो पांचवी कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि उठकर अपना फ़ोन उठाने के लिए जा रहा था, लेकिन वो नोटिस करता है कि उसके गले में एक वायर होती है जो कि दूसरी वॉल से आ रही थी, यानी कि वॉल के दूसरे साइड से। अब दूसरी तरफ एक लड़की थी जो कि उसकी नेबर ही होती है, वो भी सेम इसी तरह से बंधी हुई थी। ये वॉल में एक होल के ज़रिए वायर निकल रही थी और दोनों साइड दोनों को बांधा गया था। खैर लड़का वायर को खींचकर थोड़ा सा आगे जाकर अपना मोबाइल उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो उठा नहीं पाता। अब उधर वो लड़की अपने डॉग को बुला रही थी लेकिन उसका डॉग कहीं नहीं दिखाई देता। खैर तभी वहाँ पर उस रूम के अंदर रखा एक टाइमर शुरू हो जाता है जिस पर 3 मिनट का टाइमर था। खैर उस लड़की के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो ट्यूबलाइट को तोड़ने की कोशिश करता है ताकि वो उसके ज़रिए वायर को काट पाए। अब वो ट्यूबलाइट को तोड़ देता है लेकिन वो देखता है कि उस लड़की का डॉग उसके बेड के नीचे था जो कि धीरे धीरे अपना दम तोड़ देता है और ये आवाज़ वो लड़की भी सुन लेती है। इसलिए वो लड़की वायर को खींच कर उस लड़के को मारने की कोशिश करती है। उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे उस लड़के ने ही उसके डॉग को मारा हो, जबकि ऐसा नहीं था। ये सब प्लानिंग और प्लॉटिंग के तहत किया गया था। इसके बाद में वो फिसल जाती है और इसका फ़ायदा उठाकर ये लड़का वो वायर खींचने लगता है। इस वजह से उस लड़की की गर्दन कट जाती है और उसमें से खून निकलने लगता है और ये जो खून था ये इस बोतल के अंदर भरकर 5वां गिफ्ट दिया गया था फादर को। खैर यहाँ पर भी ये 3 मिनट का टाइमर अभी भी चालू था तो वो लड़का ट्यूबलाइट का पीस उठाकर वायर काटने लगता है और एंड में वायर काट भी लेता है। लेकिन तभी वो देखता है कि अब उसके हाथों में भी वायर्स होती हैं और आसपास हर तरफ तारे ही तारे थी। इसका मतलब साफ था कि वो भी बचने नहीं वाला था। खैर अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में यानी कि मेन टाइमलाइन के अंदर आ जाती है और हम देखते हैं कि बॉस बाहर जाकर अपने साथी से दूसरा कैमरा लाने के लिए कहता है। अब बॉस वहाँ पर उन लोगों से बचकर बाहर आ गया था और यहाँ पर जो उसका साथी आया था उसे उसने थोड़ी देर पहले ही कॉल करके बुलाया था।
तभी दूसरी तरफ मदर सी क्योंग को बुलाती है और सी क्योंग अपना गिफ्ट ऑफ़र करती है, लेकिन मदर कहती है कि ऑफ़र किए जाने वाला गिफ्ट डेस्परेट और सफ़र्ड होना चाहिए, लेकिन पैसों से फादर उसकी विश नहीं सुनेंगे। यानी कि पैसों से काम नहीं होने वाला था। यहाँ पर पैसे गिफ्ट के तौर पर नहीं चाहिए थे। अब इसलिए सभी ग्रुप मेंबर्स को पकड़ लेते हैं और मदर सी क्योंग के कान को काट देती हैं। फिर जब किसी तरह से बॉस कैमरा लेकर सी क्योंग के पास आता है तो सी क्योंग फादर से बॉस की मौत के लिए प्रे करने लगती है और बाकी मेंबर्स भी उन लोगों की ब्रूटल डेथ के लिए फादर से विश करते हैं जिनसे वो नफ़रत करते थे, यानी कि जिन्होंने उनके साथ बुरा किया। जहाँ पर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जो बॉस था वो तड़प तड़प कर मर जाता है, क्योंकि सी क्योंग यहाँ पर कभी भी आना नहीं चाहती थी। और मेरे हिसाब से सी क्योंग का जो विश्वास था वो इस कल्ट की तरफ पूरी तरह से चला गया था, या फिर ये कहें कि उसके दिमाग को मैनिपुलेट कर लिया गया था। खैर तभी हम देखते हैं कि जितनी भी चीज़ यहाँ पे गिफ्ट के तौर पर फादर को ऑफ़र की गई थी उनको कॉफिन के अंदर रखा गया था, जिसके बाद में यहाँ पर फादर अपना हाथ बाहर निकालते हैं और तभी सी क्योंग फादर का हाथ पकड़ लेती है, जैसा कि उस नोट के ज़रिए मिला था और उस पर लिखा हुआ था, यानी कि उसने अपना आखिरी सेक्रीफाइस उनको दे दिया था। और यहाँ पर ये फादर कोई और नहीं बल्कि बहुत ही ख़तरनाक डीमन है। और इसी के साथ में बॉडी पार्ट मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी बॉडी पार्ट्स मूवी की कहानी। अब यहाँ पर बॉडी पार्ट्स का मतलब यही था कि स्मेल के लिए नोज़, आई साइट के लिए आँखें, टेस्ट और वॉइस के लिए टंग और सुनने के लिए कान, इन सबको काम करने के लिए खून। तो ये सब थे बॉडी पार्ट्स। और फादर यहाँ पर एक तरह का डीमन था और जो मौतें हमने अभी तक देखी थी वो उन लोगों ने पहले से ही प्लान कर रखी थी, जो कि उनके ग्रुप के मेंबर्स थे। बेसिकली यहाँ पर उस डीमन को रिवाइव करना चाहते थे ये लोग, और इसलिए उनके पास वही बॉडी पार्ट्स भी थे। हर एक बॉडी पार्ट एक सेक्रीफाइस से जुड़ा हुआ था ताकि डीमन को रिवाइव किया जा सके। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें।